नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 6 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहले द हिंदू का ये इशू डिस्कस करेंगे, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी से संबंधित। दूसरा फिर ये आर्टिकल हिमालयन ट्राइबल्स का जो एक्सप्लोटेशन हुआ है पास्ट में, उसके लिए कौन माफ़ी मांगेगा, इससे संबंधित है। और तीसरा जो आर्टिकल है वो टीबी से संबंधित है, टीबी के कंट्रोल से संबंधित है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले कोड देख लीजिए। चेंज जब भी देखो आता है ना, वो पेनफुल होता है, चाहे वो इंडिविजुअल के लेवल पे आए, समाज के यानी सोसाइटी के लेवल पे आए, या फिर देश के लेवल पे आए। लेकिन देखो उससे भी ज्यादा पेनफुल चीज ये होती है, जैसा चल रहा है चलने दो और वहीं पे फंस के रह जाओ। मैं आपको एग्जांपल्स की सहायता से बताता हूं। आप इंडिविजुअल के लेवल पे देख लीजिए। अब कोई पर्सन है, अपनी जॉब से खुश नहीं है, जहां पे अभी वो जॉब कर रहा है ना, वो खुश नहीं है, सैलरी कम है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, मजा नहीं आ रहा है काम में बिल्कुल भी, तो उसको ना चेंज करना पेनफुल रहेगा। नई जॉब की तैयारी, नए जॉब के लिए अप्लाई करना, स्विच करने के लिए इंटरव्यूज देना, नई सर्टिफिकेशन हासिल करना, प्रोसेस आसान नहीं है, थोड़ी पेनफुल है। लेकिन देखो उससे भी ज्यादा पेनफुल है कि वो पर्सन वहीं पे फंस के रह जाए जहां पे वो बहुत ज्यादा घुट घुट के जॉब कर रहा है। समझ गए? इवन देश के लेवल पे भी आप देख लीजिए, रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स 1990-91 में, पेनफुल था, काफी विरोध हुआ था। लेकिन अगर वहीं पे हम फंस के रह जाते, रिफॉर्म्स नहीं लाते, तो आज देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी खराब होती। समझ गए कोर्ट को? आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो है ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने देखो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल केस में। ये केस का नाम है डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल। 2025 में ये जजमेंट दिया गया। इसमें देखो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। अब आप पूछोगे सर ये डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन होता क्या है? जब देखो स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट में मौजूद मेडिकल कॉलेजेस में ना स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट रिजर्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है एबीसी। अब उस एबीसी मेडिकल कॉलेज में ना तमिलनाडु सरकार ने क्या कर दिया, लोकल स्टूडेंट्स के लिए, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व कर दी। फॉर एग्जाम्पल 50% जो पीजी की सीट्स है ना पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो लोकल स्टूडेंट्स के द्वारा फिल की जाएंगी और बाकी 50% पूरे भारत के स्टूडेंट्स के द्वारा, मतलब बचे हुए जो राज्य हैं उनके स्टूडेंट्स के द्वारा। तो ये है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का। क्योंकि देखो एडमिशन जो है वो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। कोई स्टूडेंट किस राज्य का है इस आधार पे एडमिशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरिट देखी जानी चाहिए। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ना वो ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि देखो इससे ना स्टेट गवर्नमेंट्स का मेडिकल एजुकेशन में ना इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है और राज्यों में ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि ना पहले क्या होता था, फायदा ये होता था, मान लीजिए तमिलनाडु सरकार ने लोकल मेडिकल कॉलेज में लोकल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की, तो तमिलनाडु के ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उस मेडिकल कॉलेज से। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में वो वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे तो तमिलनाडु के लिए डॉक्टर्स ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर बाहर के स्टूडेंट्स तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में आएंगे और यहाँ से पीजी करने के बाद में वापस अपने अपने राज्यों में लौट जाएंगे, तो तमिलनाडु को तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि लोकल स्टूडेंट्स ने तो ज़्यादा पीजी की नहीं, बाहर के स्टूडेंट्स ने ज़्यादा वहाँ पे पीजी की और वो तो चले गए वापस। पॉइंट समझ गए ना? मैं आपको ना फिर से सिंपल भाषा में बता देता हूँ 1 मिनट में जल्दी से। देखो कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो मेडिकल कॉलेजेस को चलाने में पैसा लगाती है, तो ऑब्वियस है वो चाहती है कि मेडिकल कॉलेज से जो स्टूडेंट पास आउट हों, जो ट्रेन डॉक्टर्स निकले, वो वहीं पर उसी राज्य में काम करें। डॉक्टर्स को उस स्टेट के हेल्थ सिस्टम का एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के स्टूडेंट्स ने उस तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग हासिल की तो उसे तमिलनाडु के हेल्थ सिस्टम का पता लग जाता है और बाद में वो वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी, कल्चर की दिक्कत नहीं आएगी, तो पेशेंट केयर और ज़्यादा बेटर ढंग से होती है।
स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फिर बाहर से कम बुलाने पड़ते हैं। लेकिन अब मान लीजिए डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा तो फिर तमिलनाडु सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मेडिकल कॉलेज चलाने में। उसे लगेगा यार मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ के वापस अपने अपने राज्य में लौट जाएंगे, तो हम क्यों ही इंटरेस्ट लें। और कुछ जो राज्य हैं ना वो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अगर करते हैं तो वो कंडीशन भी रख देते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं ना इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको देखो कुछ सालों के लिए यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करनी होगी। इस प्रकार की कंडीशन रख दी जाती है किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा मेडिकल कॉलेजेस में, कि हाँ भाई यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में जो डॉक्टर्स ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं ना उनको कुछ साल यहीं के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो बाहर नहीं जा सकते। तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ देखो इसलिए है क्योंकि सरकार मेडिकल कॉलेज चलाने में खर्चा कर रही है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है और उनकी टैक्स पेयर्स के पैसे से मेडिकल कॉलेज चल रहा है। तो मेडिकल कॉलेज से जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि वो सब्सिडी के पैसे से उन्होंने पढ़ाई की है तो वो अब समाज को कुछ दें। और ऐसा नहीं कि वो सब्सिडी वाले मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद में फॉरेन में चले जाएं और वहां पे प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगें। तो कुछ सालों के लिए जो ये लॉक इन पीरियड होता है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करनी है, ये अच्छा है। फिर इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं देखो हेल्थ जो है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और नेचुरली स्टेट्स को अपने हिसाब से डॉक्टर्स रिक्रूट करने का राइट होना चाहिए। तो कोर्ट का डिसीजन एक प्रकार से ना सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। पॉइंट देखो ये भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल संस्थान है ना जैसे एम्स है, पीजीआई एमईआर है, जेआईपी एमईआर है, अब इनमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सकती हैं। तो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को फ्रीडम क्यों नहीं है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब देखो ये होता है कि स्टेट अपना सिस्टम खुद से डेवलप कर सके, लेकिन हर जगह एक ही पॉलिसी अप्लाई होगी तो स्टेट्स अपना सिस्टम कैसे इंप्रूव करेंगे। फिर इसके बाद राइटर जो है आर्टिकल 21 की भी दुहाई देते हैं। आर्टिकल 21 देखो ये कहता है हर आदमी को ना जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ विद लिबर्टी। और इसमें आर्टिकल 21 में हेल्थ केयर का एक्सेस भी आता है। अगर देखो स्टेट्स अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर ही नहीं सकेंगे तो फिर पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसे सुधरेगा। मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ एजुकेशन सेंटर्स नहीं होते बल्कि ये स्टेट का एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। जैसे देखो कोविड-19 की महामारी के समय स्टेट के ट्रेन डॉक्टर्स और लोकल हेल्थ केयर वर्कर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अगर डोमिसाइल कोटा होता तो स्टेट के पास में और ज़्यादा ट्रेन स्पेशलिस्ट होते जिससे महामारी के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा बेटर होता। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो मेरिटोक्रेसी का ना यहाँ पे मिथ है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है सिलेक्शन सिर्फ मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन मेरिट सिर्फ एक नंबर या मार्क्स से डिफाइन नहीं होती। इवन जो ये नीट पीजी का सिस्टम है ना इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे 2023 में ना नीट पीजी का जो कट ऑफ था, नीट पीजी का कट ऑफ जानते हो कितना पहुंच गया? 0 परसेंटाइल। आप पूछोगे 0 परसेंटाइल ये कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो कुछ सीट्स ना खाली रह गई थी, मतलब जो 0 मार्क्स भी लाया ना वो भी क्वालिफाई कर गया। तो अगर देखो फेयर सिस्टम होता तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। तो राइटर बोलते हैं मेरिट का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं है बल्कि यह भी होना चाहिए कौन सिस्टम को बेटर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर जो रूरल बिहार से आता है और वहां प्रैक्टिस करना चाहता है, उसका कंट्रीब्यूशन देखो एक हाई रैंक डॉक्टर से जो फॉरेन चला गया है पैसा कमाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब बिहार का डॉक्टर जो रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में एज कंपेरिजन टू हाई रैंक वाला डॉक्टर जो पास आउट होते ही फॉरेन चला गया है पैसा कमाने के लिए। कोर्ट के देखो बहुत सारे पिछले जजमेंट्स भी ये मानते हैं कि मेरिट को ना एक सोशल कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जैसे 1982 में ना जगदीश शरण एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है, प्रदीप जैन केस 1984 में। ये सारे केसेस दिए हुए हैं, बस एक बार देख लीजिए। सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2-1 याद कर लो बहुत है। तो इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि मेरिट को ना आप सोशल कंटेक्स्ट में देखो। इवन देखो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 भी यही कहता है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन से ना हेल्थ केयर का एक्सेस बढ़ता है, क्योंकि लोकल डॉक्टर्स अगर पीजी वहीं पे करते हैं तो ज़्यादा चांस है वो वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए?
तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? राइटर बोलते हैं देखो, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन के बजाय ना एक हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जा सकता है। रिजर्वेशन ना पब्लिक सर्विस ओब्लिगेशंस के साथ में लिंक्ड हो। तमिलनाडु मॉडल, जिसमें कोटा लेने वाले डॉक्टर्स को ना स्टेट हॉस्पिटल्स में काम करना पड़े, ऐसी कंडीशन लगाई जाए। और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए ना पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के रूल्स को स्टेट वाइज कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिले। मतलब अलग अलग राज्यों को स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लेने हैं, अपने हिसाब से एडमिशन लेने का उनको मौका मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो ये जजमेंट है उसे रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटीज और पॉलिसी इंपैक्ट को इग्नोर करती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हु विल अपोलोजाइज टू हिमालयंस। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में नॉर्वे की पार्लियामेंट ने ना वहां पे कुछ लोकल कम्युनिटी से ना माफी मांगी। जैसे देखो, सामी कम्युनिटी, क्वेन, इसके अलावा फॉरेस्ट फिन, ये सारी जो कम्युनिटीज है ना, इनसे नॉर्वे की पार्लियामेंट ने माफी मांगी। क्यों माफी मांगी? क्योंकि देखो 1850 से लेकर 1960s के बीच में ना ये जो लोकल लोग हैं ना, जिनकी हमने बात की, सामी, क्वीन, फॉरेस्ट फिन, इन कम्युनिटीज की लैंग्वेज को, कल्चर को काफी ज्यादा सप्रेस किया गया नॉर्वे में। और सप्रेशन की जो ये पॉलिसीज थी, इनको नाम दिया गया नॉर्वेजिनाइजेशन। ये देखो, मतलब इन ग्रुप्स की लैंग्वेज को सप्रेस करके और नॉर्वे की जो लैंग्वेज थी उसको इंपोज किया गया इन कम्युनिटीज की लैंग्वेज, इन कम्युनिटीज के कल्चर के ऊपर। और उसके लिए जो ये 1850 से लेके 1960 के बीच में ये नॉर्वेजिनाइजेशन वाली जो पॉलिसीज अपनाई गई ना, उसके लिए अब जाके नॉर्वे की पार्लियामेंट ने माफी मांगी। आज भी देखो नॉर्वे में जो ये सामी कम्युनिटी के लोग हैं, वो देखो लैंग्वेज का लॉस, हेल्थ केयर संबंधित चैलेंजेस, एजुकेशन संबंधित डिस्पैरिटीज फेस कर रहे हैं आज भी। देखो नॉर्वे ने इन कम्युनिटीज को कुछ सिंबॉलिक राइट्स दिए हैं, जैसे अलग से सामी पार्लियामेंट। बट देखो ये जो कम्युनिटीज है ना, आज भी चैलेंजेस फेस कर रही हैं। तो अब हम बात करते हैं हिमालयाज की। नॉर्वे की हमने बात कर ली, अब हम हिमालयाज की बात करते हैं। हिमालयाज देखो 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, अफगानिस्तान से नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक। और पूरे हिमालयाज में देखो 52 मिलियन लोग रहते हैं, जो अलग अलग ट्राइबल और एथनिक बैकग्राउंड से आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप ये सारे एग्जाम्पल देखिए। यूपीएससी लेप्चा कम्युनिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछ चुकी है प्री में, तो कौन सी हिमालयन कम्युनिटी कौन से राज्य में रहती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो गद्दी, किन्नौरा, ये हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद लेप्चा, भूटिया और मोन, ये सिक्किम और लद्दाख में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिटीज रहती हैं आपातानी और मिशमी। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कम्युनिटी रहती है खास और कलास, ये देखो यहां पे। तो इस प्रकार से कौन सी हिमालयन कम्युनिटी कौन से देश में रहती है वो सारा इस स्लाइड में दिया हुआ है, प्री में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो राइटर ये बोलते हैं ये जो हिमालयाज में कम्युनिटीज रहती हैं ना, इनका भी हिस्टोरिकली काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और अब भी हो रहा है। इसे एक प्रकार से आप क्या बोलोगे, नियो कॉलोनिज्म बोलोगे। कैसे, वो आगे आगे इस आर्टिकल में आएगा। लेकिन राइटर बोलते हैं नेशन बिल्डिंग पॉलिसीज के नाम पे, नियो लिबरल इकोनॉमिक्स के नाम पे इन हिमालयन कम्युनिटीज का हमारे देश में काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। देखो ब्रिटिश रूल के दौरान में जो फॉरेस्ट लॉज आए, जो ट्रेड लॉज आए, इन्होंने ना हिमालयन ट्राइबल्स को काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट किया। इवन देखो ब्रिटिशर्स ने ना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के फॉरेस्ट को काट दिया रेलवे लाइन बिछाने के लिए। 1853 से लेके 1910 के बीच में ब्रिटिशर्स का प्लान ये था 80,000 किलोमीटर लंबा हम रेलवे ट्रैक बिछाएंगे। और इसके लिए ना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से ना साल फॉरेस्ट का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। खास करके आज के उत्तराखंड में जो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन था ना, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ
इस वजह से, क्योंकि वहां पे साल फॉरेस्ट काट दिए गए। वैसे देखो इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी ने ये बोला था हम ट्राइबल कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे। नेहरू जी ने ये बोला था ट्राइबल्स को ना एक सेकंड रेट कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब हम सब जो करते हैं ट्राइबल्स भी वही करें, उसे कॉपी करें, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन देखो जैसे जैसे समय बीता, फिफ्थ और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जब आया ना, तो तभी से ट्राइबल एरियाज में रिसोर्सेज का ना रैपिड एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। लेकिन देखो लोकल इकोसिस्टम और ट्राइबल कल्चर इससे बुरी तरह से डिसरप्ट हुआ। बाद में तो देखो 1990 के बाद में ना एलपीजी रिफॉर्म आ गए, नियो लिबरलिज्म आ गया, तो हिमालयन स्टेट की जो इकोनॉमी थी ना इससे भी बुरी तरह से प्रभावित हुई, क्योंकि हिमालयन स्टेट्स जो थे वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं थे, टूरिज्म और हाइड्रो पावर पे डिपेंडेंट थे। तो टूरिस्ट वहाँ पे आने लगे हिमालयन स्टेट्स में, लेकिन वहाँ के लोकल इकोसिस्टम पे इसका काफ़ी बुरा प्रभाव हुआ। और बात करें हाइड्रो पावर की, अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबाम टूकी ने 2015 में ये बोला था कि देखिए सिर्फ 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ना, जिससे सिर्फ 445 करोड़ रेवेन्यू आएगा, बहुत सारी ज़मीन ले ली गई है, ट्राइबल लैंड और ओनरशिप को इग्नोर कर दिया गया है, लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आए और उससे ना अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड से उन लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा है। मतलब ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेशंस ने ना मिल के हिमालयन स्टेट्स में लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया। तो इस पूरी प्रोसेस को ना नाम दिया गया हाइड्रो क्रिमिनैलिटी। क्या नाम दिया गया? ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, हाइड्रो क्रिमिनैलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ना बहुत बड़े स्केल पे ज़मीन ले ली जाती है, ट्राइबल्स को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, लैंड ओनरशिप पूरी तरह से इग्नोर कर दी जाती है और इनसे खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोकल इकोलॉजी को। तो ये सब क्या है? ये सब है हाइड्रो क्रिमिनैलिटी। ये देखो हाइड्रो क्रिमिनैलिटी, ये वर्ड आप यूज़ करिएगा। तो देखो टूरिज्म बढ़ा हिमालयन स्टेट्स में, इसका फायदा ये हुआ हिमालयन स्टेट्स का रेवेन्यू तो बढ़ा बट लोकल आइडेंटिटी खत्म होने लगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंटल और लोकल ट्राइब्स के लिए एक थ्रेट बन गए। ये देखो एक नियो कोलोनिज्म जैसा है, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने भारत को लूटा, उसी प्रकार से देखो आज हिमालयन स्टेट्स में जैसी सिचुएशन चल रही है ना, ये नियो कोलोनिज्म है, कोलोनिज्म का ही एक फॉर्म है। इसमें फोकस किस पे है? फोकस है प्रॉफिट पे, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस नहीं है कि आने वाली जनरेशंस के लिए हम यहां की इकोलॉजी बचा सकें। नहीं, गवर्नमेंट ने देखो कुछ लीगल प्रोटेक्शंस जरूर दिए हैं हिमालयन स्टेट्स को, बट ग्राउंड लेवल पे उनका जो इंप्लीमेंटेशन है ना बहुत ज़्यादा वीक है। तो कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, देखो नॉर्वे ने तो अपनी हिस्टोरिकल मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली, लोगों से माफ़ी मांगी, बट हिमालयन लोगों के साथ में जो कुछ हुआ उसे अभी तक भारत सरकार ने एक्नॉलेज नहीं किया है। और सिर्फ माफ़ी से बात नहीं बनेगी, आगे की पॉलिसीज़ को आप इंप्रूव करो, आप इंक्लूजन पे ध्यान दो, आप सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दो। समझ गए? तो ये सारी बातें राइटर बोलते हैं। वो बोलते हैं देखो डेवलपमेंटल मॉडल्स ऐसे होने चाहिए जो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में मिलकर बनाए गए हों। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद आज का नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में टीबी कंट्रोल से संबंधित है। सिलेबस की बात करें तो आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 24 मार्च को ना वर्ल्ड टीबी डे था, इसी वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में बल्कि भारत में आज भी टीबी जो है एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, जो देखो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। टीबी के केसेस जो हैं कम तो हो रहे हैं लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा कम है। तो आर्टिकल में कहा जाता है हमें देखो केयर प्रोवाइड करने का पूरा जो पैराडाइम है ना उसे चेंज करने की आवश्यकता है। अभी ना आमतौर पे ना ये माना जाता है कि टीबी जस्ट ए मेडिकल प्रॉब्लम और इसका सिर्फ एक मेडिकल सॉल्यूशन है, बैक्टीरिया से छुटकारा पाना है। लेकिन राइटर कहते हैं भैया ऐसा नहीं है। जो लोग टीबी फेस करते हैं ना वो देखो सोशली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट मेडिकल प्रॉब्लम। सरकार को क्या करना चाहिए, जिन लोगों ने टीबी से सफर किया है ना, जो अब ठीक हो गए हैं, उनकी बात सुननी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जब उनको टीबी था और
उसी प्रकार से फिर टीबी पेशेंट्स की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। टीबी पेशेंट्स को जो चीजें चाहिए उन पे सरकार का फोकस होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, सोशल प्रॉब्लम देखो, जैसे टीबी के साथ में ना स्टिग्मा बहुत अटैच है। टीबी पेशेंट्स को बहुत बार समाज में आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है, वर्क प्लेसेस पे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके अलावा वो टीबी पेशेंट्स जो ठीक हो गए ना, उनका कहना है हमें ना न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज वो फेस करते हैं जब उनको टीबी हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स टीबी पेशेंट्स फेस करते हैं। सरकार को इन सभी प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहली चीज पता क्या है? सबसे पहली चीज है, कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है टीबी से? मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग, जो गरीब लोग हैं या फिर दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है। सबसे पहले सरकार ये करे, रूरल एरियाज में ना अच्छे टेस्टिंग फैसिलिटीज उपलब्ध करवाए, ताकि शुरुआती एज में ही पता लग सके, शुरुआती स्टेज में ही पता लग सके कि कोई पेशेंट टीबी से सफर कर रहे हैं। देर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, फिर सरकार हर जगह ना अच्छी मेडिसिन उपलब्ध करवाए अफोर्डेबल दामों में। नेक्स्ट, सरकार ना अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। जो लोग टीबी से सफर हो गए हैं, मतलब जिनको टीबी हो गया है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। और सरकार कर भी रही है अपनी कुछ स्कीम्स के माध्यम से। जैसे सरकार एक फिक्स अमाउंट दे देती है। स्कीम का नाम है निक्षय पोषण योजना। इस स्कीम के अंतर्गत ना सरकार कहती है हम आपको ना 500 रुपए दे देंगे, क्योंकि ना टीबी पेशेंट्स को ना अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सरकार कहती है कि हम आपको 500 रुपए पर महीना देंगे, आप अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए। समझ गए? इसके अलावा देखो, अगर टीबी पेशेंट्स के पास में प्रॉपर एयर वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन की सुविधा है ना घर में, मतलब हवा आसानी से आ जा रही है बढ़िया से, यह चीज भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है टीबी को प्रिवेंट करने में। सरकार टीबी से संबंधित जो भी मिथ हैं उसको एड्रेस कर सकती है, ताकि समाज में जो स्टिग्मा अटैच होता है टीबी पेशेंट्स के साथ, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होना बंद हो। इसके अलावा देखो, जो फ्रंटलाइन टीबी वर्कर्स हैं, जो टीबी पेशेंट्स का इलाज करने में मदद करते हैं, उनको इंपावर किया जा सकता है सरकार के द्वारा। सप्लाई चेन्स को मजबूत करना, मतलब कि टीबी से संबंधित मेडिसिन, टेस्टिंग फैसिलिटीज आसानी से उपलब्ध हो, जैसे मैंने आपको बताया। लोकल कम्युनिटीज को इंपावर करना, डिसेंट्रलाइज टीबी सर्विसेज, मतलब देखो लोकल जगह पर ही इलाज हो जाए। ऐसा नहीं कि दूर दराज का पेशेंट है, उसे 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है इलाज करवाने के लिए, वो जाएगा ही नहीं, वो छोड़ देगा कि यार इतना दूर कौन जाए। डिसेंट्रलाइज्ड टीबी सर्विसेज उपलब्ध होनी चाहिए। लोगों को अपने लोकल एरियाज में टीबी सर्विसेज उपलब्ध होनी चाहिए। लास्ट में राइटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कैसे देखो, नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस का सहारा लिया जा सकता है टीबी के इलाज में। टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल देखो हर एक स्टेज में, जैसे बेटर टेस्ट फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए, इवन सर्विलियंस के लिए। बहुत लोग होते हैं टीबी पेशेंट्स जो इलाज को बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको फॉलो अप करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेटर रिसर्च करके बेटर वैक्सीन डेवलप की जा सकती हैं। टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है टीबी को खत्म करने में। यहां पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखो, कंक्लूजन में वही बात बोली जाती है, आप पर्सन सेंटर्ड केयर पे फोकस करो, लोगों को फोकस में रखो केयर प्रोवाइड करते वक्त कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। सिर्फ एक मेडिकल एस्पेक्ट पे फोकस ना करो। जो टीबी पेशेंट्स हैं उनकी इंटीग्रेटेड केयर पे फोकस करो, जिसमें बाकी डायमेंशन भी आते हैं, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। उन सभी डायमेंशंस पे भी आप फोकस करो, बजाय सिर्फ मेडिकल डायमेंशन पे फोकस करने के। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। ये हिमालयंस वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि नॉर्वे ने तो देखो लोकल ट्राइबल लोगों से माफ़ी मांग ली है। 1850 से लेके 1960 के बीच में जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनकी लैंग्वेज वगैरह, कल्चर वगैरह को दबाया गया। बट भारत में जो हिमालयन ट्राइब्स हैं ना, जैसे गद्दी, किन्नौर, लेप्चा, भूटिया, मोन, अबोर, अका, आपातानी, मिसमी, खास, कलास, इनका भी काफ़ी सप्रेशन हुआ। इवन ब्रिटिशर्स के समय से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के नाम पे ज़मीन छीन ली गई ट्राइबल्स की। टूरिज्म के नाम पे लोकल जो इकोसिस्टम है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन आज तक कभी भारत सरकार ने इन लोगों से माफ़ी नहीं मांगी है। 1990s के बाद से, जब से LPG रिफॉर्म्स आए, इन एरिया का एक्सप्लोइटेशन और ज़्यादा बढ़ गया।
लेकिन पॉलिसी मेकिंग में लोकल लोग शामिल नहीं होते। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में बोली जाती हैं। फिर ये ओवर सेंट्रलाइजेशन वाला इशू हमने डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल जजमेंट में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को रिजेक्ट कर दिया। राइटर बोलते हैं देखो, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अगर हट जाएगा ना तो स्टेट गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट कम हो जाएगा लोकल मेडिकल कॉलेजेस को सपोर्ट प्रोवाइड करने में। स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन से लोकल डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करेंगे और पास आउट होने के बाद में यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, हमें बाहर से डॉक्टर्स नहीं बुलाने पड़ेंगे। बट अगर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो बाहर से डॉक्टर्स आएंगे, वो ट्रेनिंग लेके उस राज्य से बाहर निकल जाएंगे। तो राइटर बोलते हैं ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है और मेरिटोक्रेसी एक मिथ है, ऐसा राइटर बोलते हैं। देखो, अगर कोई पढ़ता है सब्सिडी दिए हुए मेडिकल कॉलेज में तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भैया कि वो वहीं पे सर्व करे। तो सिर्फ अगर एक बिहार का डॉक्टर रूरल एरिया में सर्व करना चाहता है तो उसका बल्कि समाज में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू हाई रैंक वाला डॉक्टर, मेरिटोरियस डॉक्टर जो ट्रेनिंग प्राप्त करते ही फॉरेन में चला गया है पैसा कमाने के लिए। लास्ट में राइटर एक हाइब्रिड मॉडल का सजेशन देते हैं कि आप कंपलसरी बना दो, जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन से आए हैं ना उनके लिए कंपलसरी बना दो कि इतने साल आपको कम से कम लोकल हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा, लॉक इन कर दो। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हिमालय ने एपोलॉजी वाला आर्टिकल जो डिस्कस किया था ना उसके बेस पे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।